यहाँ पे कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता, अपने दिया को खुद को जलाना चाहिए। पत्री जी हमेशा यही कहते हैं कि आप स्वयं भगवान, यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। सारे ब्रह्मांड में कोई भी आपके कर्म में उंगली नहीं लगाए। Nobody is there to correct your karmas. You have to correct yourself. So यही ज्ञान को सबके साथ बांटने के लिए पीएमसी जयपुर आयोजन कर रही है अप्पो दीपो भव। इस अप्पो दीपो श्रृंखला में आज हमारा ये सौभाग्य है कि हम पीएसएसएम से एक ग्रैंड मास्टर, ग्रेट ग्रैंड मास्टर, जिसके परिचय कराने की कोई भी जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं, वो मैडम को आज हम पीएमसी जयपुर में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। वेलकम रचना गुप्ता मैडम फ्रॉम लुधियाना। वेलकम मैडम जी, वेलकम टू पीएमसी जयपुर। पीएमसी जयपुर वासियों को आप सभी आप तो सभी आपको पहचानते हैं, सभी लोग आपको जानते हैं पीएमसी जयपुर वासी। So I need not to introduce separately, but as my responsibility, I am introducing you that रचना गुप्ता मैडम फ्रॉम लुधियाना। So हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप ध्यान में कब आए, कैसे आए, और ध्यान से पहले या ध्यान के बाद आपकी जीवन कैसे? हाँ सर, मैं इस सबके साथ पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस जयपुर प्लेटफॉर्म। मैं 2005 में ध्यान में आई थी सर। ध्यान में आने से पहले मैं बहुत बीमारियों से ग्रस्त थी। मुझे अस्थमा अटैक्स आते थे, मुझे बहुत सारी स्किन एलर्जिक थी, डस्ट एलर्जिक थी, वीट एलर्जिक थी, और बहुत सारी दवाइयों का मैं इस्तेमाल कर रही थी। दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के कारण मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी। और एक टाइम आ गया था, मेरे रिलेशंस, मेरी नेचर की वजह से, मेरी बीमारी की वजह से मेरे सारे रिलेशंस भी खराब हो चुके थे, और मुझे लगता था कि मैं धरती पर बोझ हूँ। मैं सुबह उठ रही हूँ, मेडिसिन खा रही हूँ, मेरी लाइफ का कोई एम नहीं है, कोई पर्पस नहीं है मेरी लाइफ का, मैं सिर्फ ऐसे अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। तो मैं एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा आया कि मैं अपना जीवन खत्म करना चाहती थी। मुझे लगा कि मुझे अब और नहीं जीना, ये दवाइयों के साथ इतनी मेडिसिन खा रही हूँ, इंजेक्शंस लग रहे हैं मेरे को, और मैं सारा दिन सोई हुई हूँ, लेथार्जिक फील कर रही हूँ, और जिसकी वजह से मेरे सबसे रिश्ते खराब हो चुके हैं, मेरा शरीर खराब हो चुका है, मेंटल लेवल मेरा बिल्कुल बिगड़ चुका है। तो जिसे मैंने सोचा कि बस आज का जीवन का दिन मेरा आखिरी दिन है, तो वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर पूजा जैन, उसका फोन आ गया कि हैदराबाद से कुछ पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के मास्टर्स आए हैं, वो ध्यान सिखाते हैं, और वो कहते हैं ध्यान करने से सब फिजिकल प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, हमारी इमोशनल प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। तो मुझे लगा ऐसा भी होता है क्या, ऐसा कोई मैजिक वाला ध्यान है? और मैं एक दिन पहले ऐसे ही प्रेयर कर रही थी भगवान को कि मुझे कुछ ऐसी टेक्निक बताओ कि मुझे दवाइयों से छुटकारा मिल जाए, नहीं तो मुझे और नहीं जीना इस जीवन में। तो मेरे को लगा कि ये मेरे लिए साइन है, मैं ऐसा ही कुछ मांग रही थी। मैं इमिडिएटली अपनी उस फ्रेंड डॉक्टर पूजा जैन, जो कि जलंधर में रहते हैं, लुधियाना से 1.5 आवर का जर्नी है, गई सर। तो वहां पे एक सीडी लगी हुई थी, आध्यात्मिक सच्चाई, स्पिरिचुअल रियलिटी सीडी, और वो जो मैंने वो सीडी देखी, और उसमें बताया कैसी ऊर्जा की कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां आ जाती हैं, और जब हम ध्यान करते हैं बहुत सारी ऊर्जा हमारे अंदर जाती है, ये विश्व ऊर्जा जो कि हम रात को नींद में लेते हैं, और ध्यान में हम पूरी अवेयरनेस के साथ इसको अपनी सांसों से खींचते हैं। और मुझे सबसे अच्छा कंसेप्ट लगा कि नो गुरु, आपके सांस ही आपके गुरु हैं, आपको किसी व्यक्ति को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, किसी व्यक्ति के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं अपनी सांसों के द्वारा। और ये किसी रिलीजन से बेस्ड नहीं है, सांस तो यूनिवर्सल है, कोई भी हिंदू सांस नहीं है, कुछ भी अलग रिलीजन से नहीं है। तो ये सब चीजें मुझे उस सीडी में बहुत अच्छी लगी सर।
और मैं वहां से एक 40 दिन का संकल्प लेकर आई कि मैं 40 दिन ध्यान करूंगी। अगर 40 दिन में मुझे फर्क लगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो इसको छोड़ दूंगी, क्योंकि हमारा एक लॉजिक माइंड चलता रहता है। तो मैंने सर वहां पे संकल्प लिया। वहां पे सत्या मैडम थे जो बैंगलोर से आए हुए थे, और अंजने शर्मा सर थे, और पद्मजा मैम थे, तीनों जीने थे। और उन्होंने बोला कि आप 40 दिन 3 घंटे ध्यान कीजिए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं 3 घंटे ध्यान करूंगी। तो मैंने एक संकल्प लेकर आई अपने घर वापस कि मैं 40 दिन 3 घंटे ध्यान करूंगी। और सर मैंने अपनी एक डायरी लगाई। मैंने 30 जनवरी 2005 से ध्यान करना शुरू किया था। मैंने अपनी एक डायरी लगाई, और 40 डेज होने थे 10 मार्च को, कि 10 मार्च तक रचना में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो जब मैंने एक डायरी लगाई सर, और अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करने लगी, तो सबसे पहला मिरेकल क्या हुआ, मैं एक ऑट्रविन नेजल ड्रॉप यूज कर रही थी लास्ट 12-13 ईयर्स से। और अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते करते मैंने देखा ये सब कुछ मेरा अपने आप खुलना शुरू हो गया। मुझे कोई भी आर्टिफिशियल मेडिसिन की, ऑट्रविन नेजल ड्रॉप्स की जरूरत नहीं पड़ी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल था सर, क्योंकि मेरे हर एक पर्स में ऑट्रविन नेजल ड्रॉप रहता था। कब कहाँ नॉस्ट्रिल्स बंद हो जाएंगे, मेरे को सांस लेना मुश्किल हो जाता था। और ये ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज करते हुए, आना पाना सती ध्यान करते हुए, एक सांस आ रही है और एक सांस जा रही है, जिससे कि मेरे दोनों नॉस्ट्रिल्स खुल गए। और ऑट्रविन नेजल ड्रॉप को मैंने डस्टबिन में फेंक दिया सर विद इन 10 डेज। तो ये मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि सर सबसे पहले अगर कुछ भी घर में आता था, मेरे ऑट्रविन नेजल ड्रॉप्स की पूरे मंथ का स्टॉक आता था। पूरे मंथ में ओह, मैं 5-6 बॉटल्स वाह, यूज कर लेती थी नेजल ड्रॉप की। ग्रेट। और सर जब मैंने जनवरी 30 से शुरू किया, फरवरी का महीना और उधर से सितंबर का महीना, ये 2 महीने में हमारे पंजाब का मौसम रहता है, चेंजिंग ऑफ सीजन होता है। तो मुझे बहुत अस्थमा अटैक्स का इसी मौसम में पड़ता था, क्योंकि चेंज ऑफ वेदर हो रहा था ना हमारे पंजाब में। तो जब 30 जनवरी से शुरू किया, फरवरी का महीना देखते देखते बिल्कुल आराम से निकल गया। मुझे कोई इनहेलर नहीं लेना पड़ा, अस्थालिन के इंजेक्शंस नहीं लगवाने पड़े, डेरिफिलिन के इंजेक्शंस नहीं लगवाने पड़े, कोई स्टीम नहीं लेनी पड़ी, न्यूमेलाइजर नहीं लेना पड़ा। तो ये मेरे लिए बहुत हैरानी की बात थी, क्योंकि शायद सर मेरा माइंडसेट उठ गया था, कहते हैं ना, दिमाग को इधर से लगाकर अब मेरा ध्यान मेडिटेशन पे ही था कि मुझे 40 डेज करना है, 3 घंटे करना है, मुझे रिजल्ट्स देखने हैं। और बीमारी से ध्यान हट गया, नहीं तो हमेशा फरवरी का महीना आ गया, अब क्या होगा मेरा। पहले से ही मैं अपने आप को एक जैसे हम कहते हैं क्रिएट कर लेते थे कि फरवरी का महीना आने वाला, मेरा बीमारी का महीना आने वाला, मेरा पूरा महीना बेड पर निकलेगा। तो अब मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कब फरवरी का महीना पूरा स्मूथली निकल गया। और जब तक 10 मार्च मेरे 40 डेज हुए सर, मुझे अस्थमा अटैक्स ही नहीं आए इस बारी। कोई मैंने डेरिफ्लिन के इंजेक्शन नहीं लिए। और मेरी इंदौर से मेडिसिन आती थी, जो हफ्ते में 2 इंजेक्शन लगते थे, स्पेशल मेडिसिन आती थी। और डॉक्टर ने बोला था कि ये मेडिसिन आपकी लाइफ टाइम चलेगी, क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा है कि आपको ये मेडिसिन इंजेक्शन जो है लाइफ टाइम लेने पड़ेंगे। अगर आप छोड़ दोगे तो दोबारा से मेडिसिन जितने साल करी है, दोबारा से आपको लेनी पड़ेगी। बीच में हम छोड़ नहीं सकते, इसकी कॉन्टिन्यूटी को छोड़ नहीं सकते। और मैंने इस वक्त फरवरी के महीने में वो इंजेक्शन लगवाए ही नहीं। तो तो उसके बाद आपने बिल्कुल कोई भी दवाइयां नहीं ली आपने? बिल्कुल नहीं सर। वाह, इट्स अ मिरेकल। ऐसी क्या शक्ति है मैडम श्वास में? ऐसे क्या शक्ति हो सकती है? मैंने कई हजारों लोगों का एक्सपीरियंस सुना है। हर कोई ये बोल रहा है कि मैं सांसों के ऊपर ध्यास लगाता हूँ तो मेरी जीवन बदल गई है। लेकिन सांस तो दुनिया में 750 करोड़ लोगों को है। लेकिन ये क्या है? ये इसमें कौन सी एक ऐसी चमत्कार है जो उसके ऊपर ध्यान लगाए तो जिंदगी बदल रही है? सो व्हाट इज द मैकेनिज्म? सर पहले भी हम सांस ले रहे थे, पर ना पहले हम जागरूकता के साथ नहीं लेते थे, है ना, वॉच नहीं करते थे अपने सांसों को। पर अब जब वॉच कर रहे हैं कि कैसे सांस आ रहे हैं, कितने मधुर सहज सरल सांस आ रहे हैं, कैसे बाहर जा रहे हैं, पहले हम बिल्कुल जागरूकता नहीं थी सर, हम सिर्फ जीने के लिए जी रहे थे, है ना। और जब हमें उसके साथ कैसे उसकी इम्पोर्टेंस समझ आई कि अगर सांस है तो हम शिव है,
नहीं तो हम शव है ना, नहीं तो हम एक डेड बॉडी है। तो मुझे सांस की वैल्यू 40 डेज इसके साथ रहकर पता लगी सर। मैंने इसके पीछे साइंस क्या है कि जो कॉस्मिक एनर्जी रात को हम नींद में भी ले रहे हैं, पर नींद में हम जागरूक नहीं है, इसलिए बॉडी में थोड़ी लैक ऑफ एनर्जी रहती है। और वही सांस हम जब पूरी जागरूकता के साथ लेते हैं, पूरी अवेयरनेस के साथ लेते हैं, होश में लेते हैं सर, तो वो होश में लेने से क्या है, जो हमारी बॉडी में रेड पैचेस बने होते हैं लैक ऑफ एनर्जी के कारण, है ना, तो वो रेड पैचेस अपने आप ठीक होने लगते हैं। तो उसका जब साइंटिफिक ढंग मैंने इसका पढ़ा और वो स्पिरिचुअल रियलिटी में जब देखा, और जब मैंने पूरी होश के साथ सांसों के साथ जुड़ी सर, हम पहले बहुत सुनते थे श्वासों की माला, श्वासों के साथ जुड़ो, पर जब तक खुद प्रैक्टिकल वर्क नहीं करते ना सर, इसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं लगती। तो जब मैंने 40 डेज इसके साथ प्रैक्टिकल वर्क किया, पूरी सजगता के साथ, जागरूकता के साथ, होश के साथ इसके साथ जुड़ी ना सर, तो मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप आने लगी, फुल ऑफ एनर्जी मैं अपने को फील करती थी, जबकि पहले लैक ऑफ एनर्जी के कारण ये सब बीमारियां मेरे जीवन में आई थी। तो आप 2005 में ध्यान से पहले और आप हमेशा बीमारी पड़ते थे एंड आप बहुत थक चुके थे आपकी बीमारियों से। ध्यान के बाद आपके जीवन कैसे बदल गया? चलो बीमारियां तो ठीक है, कम हो गया, यू आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ मेडिसिन टिल टुडे, बट उसके बाद आपकी जीवन कैसे बदल गया? सर ये बहुत ही, जब 40 डेज मेरा टारगेट था फिजिकल हेल्थ, फिर मैंने सर फिर एक लॉजिक माइंड चलता ना, अब आगे क्या, तो उसके बाद मैंने सर देखा, अपने आप को ऑब्जर्व किया, इंट्रोस्पेक्ट किया, मेंटल हेल्थ आ रहा था मेरे अंदर। आगे ना मेरी एक उंगली हमेशा दूसरों को कंप्लेनिंग ब्लेमिंग में रहती थी, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम तेरी वजह से है, एक हस्बैंड पे उंगली है, बच्चों पे उंगली है, फैमिली मेंबर्स पे उंगली है। हम सबको ब्लेम करते हैं कि मेरी लाइफ में अगर बीमारी भी है, उसकी भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेते, हम फैमिली मेंबर्स पे डाल देते हैं। तो मैंने सर अपनी अब मेंटल हेल्थ को देखना शुरू किया। बीमारियों की वजह से ना सर मैं बहुत चिड़चिड़ी रहती थी, गुस्सा आता था मुझे, क्योंकि मेडिसिन खा रहे हैं ना, तो उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट आपके ऊपर रहता है। तो जब मेडिसिन छूट गई सर, मेरे को अब दूसरों का भी नजरिया समझ आने लगा कि मेरे हस्बैंड अपनी जगह ठीक है, मेरे बच्चे अपनी जगह ठीक है, तो मुझे कहाँ अपने आप को चेंज करना है। तो मेरे रिलेशंस चेंज होने लगे सर, जो कि मेरे रिलेशंस मेरे हाथ से निकल चुके थे, मेरे को लगता था कि अब मेरे रिलेशंस बिल्कुल खराब हो चुके हैं। तो एक दिन मैंने अपने हस्बैंड और बच्चों को बैठाया और उनको बोला कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों के जीवन में कितना आपने मेरे को झेला है ना, क्योंकि बीमारियों की वजह से मुझे नहीं पता था कि मैं आप पर कितना जुल्म कह लीजिए सर, क्योंकि बच्चे इजी टारगेट होते हैं, आप उनको डांट भी देते हो, मार भी देते हो, है ना। तो वो रिलेशंस मेरे चेंज हुए सर। एक बैठकर बात की मैंने अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, कि अब हम एक नई स्टार्ट करेंगे। अब मेरे को मेडिटेशन से अपनी गलतियां, अपना सब कुछ समझ आ रहा है, और जो उंगली दूसरों पर थी अब वो मेरे अपने ऊपर है उंगली। तो सेकंड हाफ में सर मेरा मेंटल हेल्थ, कि वो मेरे रिलेशंस और मेरी मेंटल हेल्थ सुधरने लगी, मुझे दूसरों का नजरिया समझ आने लगा। तो मेरे पीस ऑफ माइंड कहते हैं ना सर, क्योंकि पहले कंप्लेनिंग और ब्लेमिंग मोड में रहती थी, अब एक एक्सेप्टेंस मोड में, कि लाइफ में जो भी आ रहा है मुझे उसको एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ना है। नो कंप्लेन, नो ब्लेम, जस्ट एक्सेप्टेंस। क्योंकि इससे हम ये जान सकते हैं कि लाइफ में ध्यान से फिजिकल लेवल और मेंटल लेवल, ये चेंजेस तो आपने बता दी। लेकिन जो स्पिरिचुअल लेवल में क्या चेंजेस आपने पाया आपके अंदर? सर स्पिरिचुअल लेवल यही, पहले ना मेडिटेशन में आने से पहले मैं अपना टाइम, तो हर किसी के पास बहुत होता है, तो मैं ना टाइम वेस्ट करती थी, जैसे दोपहर को सो जाना, गॉसिप करना, टीवी सीरियल्स देखना, सास बहू के सीरियल्स देखना। तो मेडिटेशन के बाद मुझे लगा कि मुझे अपना टाइम किल नहीं करना। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी मेरी फर्स्ट बुक थी, मेरे को लगा कि मुझे अब स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना है, कोई नॉनसेंस सीरियल्स नहीं देखना, क्योंकि जैसे आप चीजें देखते हो ना सर, वैसे ही आपका माइंडसेट हो जाता है। आपको फैमिली मेंबर्स में बहुत सारी कमियां नजर आती हैं, कोई आप सीरियल की चीज देखते हो, आप न्यूज देखते हो, तो सारा दिन आपका माइंडसेट वैसा रहता है। तो मैंने अपना जो टाइम था, जो दोपहर को सोती थी या गॉसिप में लगाती थी, मैंने गुड स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना शुरू किया। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, मीर दाद, सर ये किताबें जो जिन्होंने मेरा जीवन बदल दिया।
तो मेरे को खुद किताबें पढ़ना, फिर दूसरों को भी किताबें देना कि आप भी किताबें पढ़िए, किताबें आपका सबसे अच्छे दोस्त है, आप कितना कुछ सीखते हैं। तो जो वेस्टफुल हैबिट्स थी ना मेरी सर, वो भी एक एक करके डस्टबिन में जानी शुरू होगी। ध्यान से मैंने अपना समय जो है उसको यूटिलाइज करना सीखा। और मेरे घर में जितने भी लोग थे, जैसे हमारी मेड सर्वेंट्स है, कुक्स है, ड्राइवर्स है, मैंने सबको ध्यान बताना शुरू किया। क्योंकि सर मेरे को सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट ना मेरी 7 साल की डॉटर से मिला। उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, मम्मा अब आप गुस्सा भी नहीं करते, चिड़चिड़े भी नहीं, अब आप खुश रहते हो, हंसते रहते हो, आपने ध्यान करना पहले क्यों नहीं शुरू किया। तो मुझे लगा एक 7 साल का बच्चा सर कितनी बड़ी चीज नोट कर सकता है। तो मुझे सबको अब ध्यान सिखाना चाहिए। अगर मेरे जैसा, रचना जैसा व्यक्ति बदल सकता है तो कोई भी बदल सकता है। तो सर मैंने अपने फैमिली मेंबर से ध्यान कराना शुरू किया, क्योंकि सबने मेरे में चेंजेस देखे और वो भी ये ध्यान करना चाहते थे। तो सर सबको स्पिरिचुअल रियलिटी सीडी दिखाई, अपने सर्वेंट्स को, मेड्स को, जो भी मेरे नेबर्स थे, सबको ध्यान बताना शुरू किया, अपने टाइम को यूटिलाइज करना शुरू किया, सदुपयोग करना शुरू किया, ध्यान बताकर लोगों को। छोटी छोटी शुरुआत की सर, घर के मेंबर से ही शुरुआत की। तो वो चीजें कैसे आप छोटी सी शुरुआत करते हो, जैसे गांधी जी अकेले चले थे, पर कैसे उनके साथ लोग एक एक करके चलते गए। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आज मैं अकेली चल रही हूँ, इतना बड़ा कारवां बन जाएगा पीछे पीछे। तो मैंने तो स्टेप अपने आप के लिए लिया था, अगर मुझे ध्यान से फर्क पड़ा है तो मेरी फ्रेंड्स को फर्क पड़ना चाहिए, मेरे फैमिली मेंबर्स को पता चेंजेस आनी चाहिए। और सर मैंने अपनी किट्टी पार्टीज को भी चेंज किया मेडिटेशन पार्टी में। जो मैं तंबोला वगैरह हम खेलते थे, मैंने उनको बोला कि आज मैं आपको ध्यान सिखाऊंगी। पहले तो मुझे लगा सब मुझे आज पागल का टैग मिलने वाला है, ये सब कहेंगे हम तो इतना एंजॉय करने के लिए आए हैं और फिर मुझे ध्यान बताने के लिए आ गई है यहाँ पर। उन सब ने बहुत पॉजिटिवली लिया मुझे, क्योंकि ध्यान की हर किसी को जरूरत है। ऊपर से सब अच्छे लगते हैं, पर अंदर कोई ना कोई, किसी को कोई ना कोई चैलेंज है हर किसी के लाइफ में। तो जब मैंने किटी पार्टीज को चेंज किया मेडिटेशन पार्टी में, तो वो मेरा ग्रुप बढ़ता गया। और वो लोग कहने लगे कि हम, किटी तो महीने में एक दिन होती है, क्या हम आपके घर आ सकते हैं ध्यान करने के लिए। तो मैंने सर वीकली थर्सडे की क्लासेस अपने घर शुरू कर दी कि हर थर्सडे आप लोग मेरे घर आइए, हम इकट्ठे ग्रुप में ध्यान करेंगे। तो थर्सडे की क्लासेस शुरू होगी सर मेरे घर से, वहां से। तो यहाँ से हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी शुरू हो गया। वाओ, दैट्स ग्रेट टू नो। सो पूरे किटी पार्टीज बंद हो गए। आपके सभी फैमिली मेंबर्स और दोस्त लोग सभी हैरान, रचना गुप्ता मैडम ऐसा क्यों बदल गया, ऐसा पागल क्यों हो गई है रचना गुप्ता मैडम। तो हर पिरामिड मास्टर के ऊपर ये टैग तो लगा हुआ रहता है कि इज ए पागल। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट मुझे भी लोग बहुत पागल बोलते हैं। पागलों आपके की ऊपर एक दुनिया है। टैगलाइन है, मेरे ऊपर भी एक टैगलाइन है, ये तो पागल हो गया, इससे पहले बहुत अच्छा था। So I'm very happy with the tagline, and I know that you are also very happy. Yeah. So और आपकी अभी पूरे फैमिली मेंबर्स पूरे ध्यान कर रहे हैं मैडम? यस सर, हम मेरे तीनों बच्चे ध्यान कर रहे हैं सर। हमारी जॉइंट फैमिली है सर, राजकुमार सर के 3 ब्रदर्स हैं, हम इकट्ठे रहते हैं फैमिली में, सब ध्यान करते हैं सर। इसलिए हमारी किचन भी एक ही है, आप मानेंगे। इस टाइम पे हम जॉइंट फैमिली में रहते, क्योंकि ध्यान की वजह से सब ध्यान कर रहे हैं, सब अपना अपना रोल समझते हैं कि सब हम वेजिटेरियन है। जब हम, हाँ सर, जब पत्री सर हमारे घर आते हैं ना, तो हमारे घर ही रहते हैं और बोलते हैं सब पागल एक छत के नीचे रहते हैं। हमारी फैमिली मेंबर्स को देखकर बोलते हैं सब पागल एक छत के नीचे रहते हैं, क्योंकि सब ध्यान है सर। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, हम पागल है तो हम पागलों का बादशाह है वो। So this is the Pyramid Spiritual Society's movement के खूबियां। यस सर। और जब आप 2005 में आए तो पति सर से कब मुलाकात हुआ आपका? और आप कैसे फील हुआ जब पति सर से पहली बार मिले? सर 2005 में मैं मार्च में आई थी सर, और 2-3 महीने बाद ही सर से मिलना हो गया। सर पूना आए हुए थे,
तो सत्या मैम का मेरा मन था कि पत्री सर को मैं मिलूं, क्योंकि उनको कोई फोटो वगैरह भी नहीं मैंने देखी थी सर की। तो सत्या मैम ने बोला कि सर का पूना, शिरडी, अहमदाबाद में एक प्रोग्राम है सर का। तो उन दिनों सर मई में मेरी डॉटर की छुट्टियां भी थी, तो मैं, मेरे हस्बैंड और डॉटर हम लोग पूना गए। तो सर जब सर को फर्स्ट टाइम मिली तो सब आसपास के लोग डर रहे थे सर से, क्योंकि सर डांट रहे थे उन लोगों को। सर हाँ। मुझे एक मिनट के लिए भी डर नहीं लगा सर से। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जैसे पिछले जन्मों का आपका कोई कनेक्शन होता है ना, जैसे एक बच्चा अपने फादर से मिलता है। तो पहले दिन ही मुझे ऐसा लगा कि बस मुझे अब कहीं और नहीं भागना, आई एम इन सेफ हैंड्स, मुझे यही चाहिए था। और सर ने मुझे देखकर मेरी आंखों में आंखें डालकर, क्योंकि वो हमारे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था, सर आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। तो यस। सर मेरी आंखों में आंखें डाल के देखे, और मैं सर पता नहीं कहाँ से करे जाकर मैं भी उनकी आंखों में आंखें डालकर देख रही हूँ पूरा। तो मैंने बोला सर आप क्या देख रहे हैं? सर मैं बोलते हैं कि मैं ये देख रहा हूँ कि आप मेरी डाली, मेरी शाखा के पंछी है कि नहीं है। तो और सर ने बोला कि आप कुछ गाना गाइए। तो मैंने सर को एक गाना गा के सुनाया। तो सर ने मुझे बहुत प्यार किया, और सर ने बोला नाउ पंजाब इज इन सेफ हैंड्स। मुझे नहीं पता सर ने ये क्यों बोला। सर ने बोला नाउ पंजाब इज इन सेफ हैंड्स, और सर ने बोला कि मैं जल्दी ही पंजाब आऊंगा। और सर तब मैं फिर उसके बाद 2006 में सर पंजाब आए थे जून में। तो हमने सर के लिए बहुत सारी क्लासेस अरेंज की पंजाब में। सर को चंडीगढ़, जालंधर, अमृतसर, जगह जगह हम सर को लेकर गए। तब सर पिरामिड सोसाइटी के बारे में इतनी लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, कोई ध्यान के बारे में भी नहीं जानता था, क्योंकि पंजाब में ना ज्यादा सर ध्यान योग नहीं है। ज्यादातर लोग मूर्ति पूजा इस चीजों में है पंजाब के लोग ना। तो यस। ध्यान योग सबके लिए नया था, और सबको बहुत अच्छा लगा जब सर ने बांसुरी बजाकर। और सर के आने से पहले हमने बहुत सारी क्लासेस लेके लोगों को अवेयरनेस थोड़ी सी ध्यान के बारे में बता दी थी। तो सर के आने के बाद काफी चेंजेस भी आई यहाँ पर पंजाब में। तो ध्यान की एक लहर फैल गई। और उसके बाद सर ने बोला कि आप दिल्ली में केयर सेंटर क्यों नहीं शुरू करते। तो मैंने बोला कि अगर सर का सपना है तो जरूर पूरा होगा। और सर ने बोला आप हिंदी की मैगजीन कीजिए। जब हम कलम उठाते हैं तो कलम से हम कितने लोगों का दिल जीत सकते हैं। तो मैंने बोला सर मैं तो एक सिंपल हाउस वाइफ हूँ, मेरे तो हाथ कुकिंग करना जानते हैं सर। सर ने बोला नहीं, अब समय आ गया है, आपको कलम उठानी है। और सर कहाँ से करेज आया, किस तरह से हुआ, और ध्यान भारत मैगजीन के रूप में वो चीज निकल कर आई। और सर ने बोला अभी तो एक बूंद निकली है, अभी तो समुंदर को बाहर आना है। और सर की बातें थोड़ी लेट समझ आती है, उस वक्त नहीं समझ आती है। तो सर वो हिंदी की मैगजीन आई सर के कहने पर। और 2 साल मैंने ध्यान भारत मैगजीन की। फिर चंडीगढ़ चली गई 2 साल। फिर 2 साल दिल्ली आशा मैम ने की। और आजकल बसंता मैम कर रही वाओ, दैट्स ग्रेट टू नो। है। सो ध्यान भारत पहले आपने शुरू किया? वाओ, या दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो उसके बाद आपने लुधियाना, उत्तर प्रदेश, हाँ जी। लुधियाना उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश हाँ में जी। आपने कौन से एक्टिविटीज किया, जो सर ज्ञान वहाँ पे प्रचार, और उत्तर कैसे किए? प्रदेश, हाँ जी, सर क्योंकि उत्तर प्रदेश यूपी, में उत्तर रामाराव प्रदेश थे। इज अ बिग स्टेट, और या ये सब या पूरे या जो जो कार्यक्रम हुआ, बड़े बड़े कार्यक्रम, जो पूर्व उत्तर प्रदेश स्टेट के ही जो भाग हिस्सा है, तो हाउ डू यू वर्क देयर? सर वहाँ पे महंती रामाराजू थे। वहाँ पे उत्तर प्रदेश में सर ने उनको वहाँ पे भेजा हुआ था सर। तो काफी फील्ड वर्क उन्होंने ही किया। पर वो बीच बीच में मुझे बुलाते रहते थे कि मैम आइए, क्योंकि एक जब आप क्लास लेंगे, अपनी हिंदी में क्लास लेंगे, तो लोगों पर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि हम साउथ इंडियन भाषा में समझाने की कोशिश भी करते, पर हमारी हिंदी का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो सर मैं उनकी मदद से हम लोग जाते रहते थे, क्लासेस लेते रहते थे। फिर प्रोग्राम्स के लिए फिर मनोज शुक्ला जी आए वहां पर, और बहुत सारे लोकल लोग मिल गए सर। तो ऐसे फिर उन्होंने मैगजीन निकाली ध्यान उत्तर प्रदेश सर। तो उसके लिए भी हम लोगों ने उनकी हेल्प की। पर ज्यादातर काम सर वो महंती रामाराजू सर ही करते थे उत्तर प्रदेश में। सर हम सिर्फ जाके उनकी
मदद करते थे कि हम लोग जाके वहां पे क्लासेस ले लेते थे। तो मैं और मेरे हस्बैंड वहां पर उनकी हेल्प करने के लिए जाते रहते थे सर। फिर दिल्ली में भी केयर सेंटर खोला मेरे हस्बैंड ने, बुद्धा पिरामिड सेंटर सर वहां पर था, इंदरपुरी में खोला था पहले, क्योंकि सर को था कि दिल्ली हमारा भारत की जैसे हमारा भारत के लिए दिल्ली में एक केयर सेंटर होना बहुत जरूरी है सर। और पत्री सर का सपना और मेरे हस्बैंड को होता था कि पत्री सर ने चाहा है तो उसको जरूर हमें पूरा करना है। सो सर दिल्ली में भी स्प्रेडिंग की और दिल्ली में एक इंदरपुरी से में एक बहुत अच्छा केयर सेंटर भी खुला। ओके, सो आपने पूरे उत्तर प्रदेश और दिल्ली और पंजाब और चंडीगढ़, सो ये चारों राष्ट्रों में आपने जो ध्यान की सेवा किया है, दैट विल रिमेन फॉर एवर। सो आप पत्री जी के लक्ष्य में आप इतना जुड़ गए कि हमको आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। सो थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग ऑल द मोमेंट। और आप जैसे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में 3 स्टेट्स है, जैसे ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत। आप स्वाध्याय और सज्जन सांगत के बारे में तो आपने बताया, लेकिन स्वाध्याय के बारे में थोड़ा सा बताइए। आप कौन से बुक्स पढ़े हैं? हाँ जी सर, मेरे को एक्चुअली जब तक हम कॉलेज में पढ़ते हैं तब तक तो हमारे साथ बुक्स चलती रहती है। शादी के बाद जो 10-12 साल का टाइम था, मेरे को कोई भी मैंने बुक नहीं पढ़ी, क्योंकि बच्चों को बड़ा करने में लग गए। तो जब ये 2005 में ध्यान आया, तो वहां पे जो फर्स्ट किताब मेरी लाइफ में आई सर, वो थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योग की। सर वो किताब पढ़कर मुझे लगा जैसे वो मेरी ही ऑटोबायोग्राफी है। मैं योगानंदा जी के साथ इतना जुड़ गई, कनेक्ट हो गई कि वो किताब मेरे लिए एक, जैसे हमारे घर रामायण होती है, गीता होती है, सर मेरे लिए ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी एक ऐसी किताब थी। और सर मैंने बहुत सारी मंगाकर भी रख ली। कोई भी मेरे संपर्क में आता था, मैं सबको ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी गिफ्ट करने लग गई। गिफ्टिंग का मेरा आइडिया भी बदल गया। पहले गिफ्ट के लिए हम कुछ चीजें सोचते हैं, अब मैं सर फिर उसके बाद सेकंड बुक आई लिविंग विद द हिमालयन मास्टर स्वामी रामा की। सर वो भी इतनी अच्छी किताब है। फिर सर मेरे को पत्री सर ने एक किताब बोली, फ्रॉम मंडेन टू द मैग्निफिसेंट, ये किताब आप पढ़िए। सर वो किताब पढ़कर जो उस बुक की ऑथर है सर, उसको पास हर फुल मून को एक मास्टर आता था, और उसको फुल मून को रात को मेडिटेशन में उसको कहाँ कहाँ डिफरेंट वर्ल्ड्स में ले जाता था। सर वो बुक पढ़कर मुझे मन में आया कि मेरी लाइफ में ऐसा एस्ट्रल मास्टर कौन है, क्या ये बुक सिर्फ उसने एक फिक्शन है कि ये रियलिटी है, मुझे ये सब कुछ जानना है। तो सर मैं फुल मून को, मैं भी बिल्कुल ध्यान में बैठना शुरू किया। फुल मून की जर्नी मेरी वो किताब पढ़कर ही हुई है, फ्रॉम मंडेन टू द मैग्निफिसेंट। तो और मैंने अपनी बहुत सारी पास्ट लाइफ फुल मून को देखनी शुरू की। तो जब मैंने सर फर्स्ट टाइम ध्यान किया आफ्टर 6 months ऑफ माय मेडिटेशन, वो किताब पढ़ने के बाद, तो मैंने देखा कि सर एक पास्ट लाइफ में मैं बुद्धिस्ट मॉन्क हूँ, पर मैंने शेयरिंग नहीं किया। इस लाइफ टाइम में मेरा पर्पस शेयरिंग है। तभी पत्री सर हमें बार बार स्टेज पर बुलाते हैं, माइक देते हैं कि अपना अनुभव शेयर करिए, अपना अनुभव दूसरों के साथ साझा करिए, क्योंकि कब कहाँ आपका एक्सपीरियंस दूसरों का जीवन बदल देगा। तो मुझे असली शेयरिंग का मतलब समझ आया। तो सर मुझे ये भी समझ आया कि मेरा बचपन जॉइंट फैमिली में क्यों निकला, शादी के बाद मैं जॉइंट फैमिली में क्यों हूँ, क्योंकि मेरे को शेयरिंग सीखना था। जॉइंट फैमिली में कुछ भी आपका अपना नहीं होता, सबका जो भी होता है कलेक्टिव सबका होता है। तो वो जॉइंट फैमिली की टीचिंग्स मुझे सर इस पिरामिड सोसाइटी में भी बहुत काम आई। सबको एक साथ लेकर चलने के लिए, एक फैमिली को साथ लेकर चलना है। लीडरशिप क्वालिटीज क्या होती हैं, एक फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं, तो सबका टेम्परामेंट अलग होता है, सबकी नेचर अलग होती है, फिर भी हम कैसे फैमिली मेंबर्स को साथ लेकर चलते हैं ना। तो सर ये चीजें मेरे को स्पिरिचुअल सोसाइटी में बहुत मदद की है। तो आफ्टर सीइंग माय पास्ट लाइफ मुझे समझ आया कि इस लाइफ टाइम का मेरा पर्पस क्या है। बहुत सारी क्लैरिटीज आई सर। तो वो किताब कैसे आपका जीवन बदल सकती है सर, वो मेरे को फ्रॉम मंडेन टू द मैग्निफिसेंट किताब ने मेरी बहुत, आप कह लीजिए मेरी लाइफ के प्रति नजरिया और मास्टर्स के साथ कनेक्टिविटी क्या होती है, वो उस मैंने किताब से सीखी है। तो हर एक किताब अपने आप में यूनिक है सर। मीरदाद किताब जब मैं पढ़ रही थी, तो सर क्या हुआ, किताब खुली है तो एक वर्लपूल आया और मुझे लगा मैं किताब के अंदर चली गई।
एक 1.5 घंटा मुझे नहीं पता सर, मैं ऐसे किताब खोल के बैठी हूँ और मुझे अपनी कोई होश नहीं रही, मैं किताब के अंदर चली गई। और जब 1.5 घंटे के बाद मुझे होश आया तो मुझे समझ आया कि मैं कहाँ चली गई थी, कि इतना मैं बुक के अंदर चली गई थी। तो सर हर एक बुक बहुत यूनिक है। ऐसा जब हम कितना देर थे आप, कितना देर के ये लिए थे आप? उस मीरदाद किताब में हाँ। सर, जब मैं वापस आई किताब से तो सर 1.5 घंटा निकल चुका था। ओ। एक वर्लपूल मुझे मीरदाद किताब के अंदर ले गया सर। ओके। हाँ, तो सर हर बुक के साथ मेरा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। हर एक बुक यूनिक है, हर एक ऑथर यूनिक है सर। तो बुक्स के साथ मेरी बहुत कनेक्टिविटी है। तो अब जब सर हम 12 से जयपुर के ग्रुप में हम अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता करवा रही हूँ मैं सर। उसमें भी सीता माँ की जब किताब करा रही तो मैं सीता माँ के साथ कनेक्ट होकर, कितने उन शेड्स है एक फेमिनिन एनर्जीज के भी, तो वो भी मेरे को समझ आता है। वो हर एक बुक के साथ साथ मैं कनेक्ट हो जाती, सिर्फ उसके अक्षर नहीं पढ़ती, उसके साथ जुड़ जाती हूँ, कनेक्ट हो जाती हूँ और मैं को फील कर पाती हूँ कि वो ऑथर हमसे क्या कहना चाहता है, वो करेक्टर हमसे क्या कहना चाहता है। तो किताबें एक स्वाध्याय में यहाँ कहना चाहूंगी कि हमें जरूर बुक्स पढ़नी चाहिए सर। बुक्स हमारा जीवन के प्रति नजरिया बदल देती है, नए नए एक्सपीरियंस देती है स्वाध्याय हमें। ग्रेट मैडम जी, ग्रेट ग्रेट, सुपर। हमने ये सुना है कि आप लुधियाना में एक बहुत बढ़िया पिरामिड का कंस्ट्रक्शन किया है आपने। क्या वो कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंसेस आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल। सर 2005 से ध्यान कर रही थी, तब से था कि लुधियाना में अब एक पिरामिड आना चाहिए, क्योंकि अपनी साधना के लिए मैं कई बार बैंगलोर जाती थी सर, पिरामिड में ध्यान करने के लिए। तो मुझे था कि मैं तो ट्रेवल कर सकती हूँ, पर पंजाब के लोग जो ट्रेवल नहीं कर सकते, तो उनके लिए पंजाब में एक पिरामिड आना चाहिए। पिरामिड की ऊर्जा क्या है, पत्री सर पिरामिड पर जोर क्यों देते हैं, तो लोगों को ये समझ को लिए हमें ये क्रिएट करना चाहिए। तो सर मैं मेडिटेशन में हमेशा एक थॉट डालती थी कि लुधियाना में, पंजाब में एक पिरामिड आना चाहिए। तो सर 2012 में एक जगह मेडिटेशन क्लास थी, वहां पर अनिल भारती सर ध्यान सीखने के लिए आए थे। तो सर उनको ध्यान में बहुत अच्छा अनुभव हुआ। तो उन्होंने बोला कि पिरामिड का कंसेप्ट क्या है। तो मैंने बोला सर आप बैंगलोर जाके एक बार देख कर आइए। और वो वेरी नेक्स्ट से टिकट कराकर बैंगलोर चले गए। और जब वो वापस आए और उन्होंने बैंगलोर में ध्यान किया, तो वो 2.5-3 घंटे के लिए एकदम फर्स्ट सिटिंग में ही एकदम लॉस्ट हो गए सर। और जब वो वापस आए तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, रचना जी हम लुधियाना में पिरामिड क्यों नहीं बनाते। मैंने बोला भैया मैं बनाना चाहती हूँ, पर अभी तक कोई ऐसा मौका नहीं मिला। तो उन्होंने बोला आप मेरे पास आइए, मेरे पास जगह है, तो आप जगह देखिए। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट चलाते हैं वो, तो उन्होंने ट्रस्ट की एक जगह दिखाई, 1000 गज की जगह। तो जब मैंने वहां पे बैठ के ध्यान किया तो मुझे बहुत अच्छी ऊर्जा आई, और जैसे पिरामिड वहां पर आने के लिए तैयार है, एस्ट्रली पिरामिड तैयार है, पर अभी बस धरती पे आने के लिए। तो मैंने बोला भैया जगह तो बहुत अच्छी है। तो उन्होंने कहा कि कल हम एक मैं ट्रस्टीज की मीटिंग बुलाता हूँ, आप लोगों को इसके लिए तैयार कीजिए। तो मैंने ट्रस्टीज के साथ उन्होंने मीटिंग करवाई और मैंने अपने अनुभव शेयर किए, अपने डॉक्टर की रिपोर्ट्स दिखाई कि कैसे यहाँ पर ईएनटी स्पेशलिस्ट से मेरा इलाज चलता था और अब मैं जीरो मेडिसिन पे हूँ। पिरामिड की एनर्जी, ध्यान की एनर्जी हमारे को कैसे नो मेडिसिन स्टेट पर ले आती है। तो उनको बहुत हैरानी हुई कि ध्यान से बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। तो उन्होंने हाँ कर दी पिरामिड के लिए। तो ट्रस्ट के लोग जल्दी मानते नहीं है, तो ज्यादा वोट्स हमारे फेवर में थी कि जगह खाली है तो चलिए एक नया कंसेप्ट आएगा। तो उन्होंने बोला कि डोनेशंस आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी, हम जगह आपको दे देंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, अगर पिरामिड के लिए जगह मिल रही है तो यूनिवर्स अपने आप पैसे भी इकट्ठे कर देगा। तो जब सर वो हो गया, तो सबने सर ने मेरे को एक कागज पर लिख के दिया हुआ है, यू आर द महालक्ष्मी ऑफ PSSL, और नीचे एस पत्री साइन किया हुआ है सर। मैंने बोला अगर सर ने जो महालक्ष्मी ऑफ PSSL बोला है तो लक्ष्मी माँ भी अपने आ जाएगी। जय हो लक्ष्मी जी की। सर हमारे पास पिरामिड के लिए 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया, और विद इन 9 मंथ्स, जैसे माँ एक बच्चे को जन्म देती है सर, विद इन 9 मंथ्स हमारा पिरामिड 2014 अगस्त को तैयार हो गया। और पत्री सर उसकी इनॉग्रेशन करने के लिए आए थे सर। इट इज अ ब्यूटीफुल पिरामिड, फुली AC पिरामिड, नीचे लाइब्रेरी है,
ऊपर पिरामिड है और 250 लोग एक बार ही ध्यान कर सकते हैं। 40x40 का ये पिरामिड है सर हमारे लुधियाना में। और सर ने जब पिरामिड की इनॉग्रेशन की, वहां पर ध्यान करवाया, सर ने बोला ये पिरामिड हीलिंग पिरामिड के नाम से जाना जाएगा। यहाँ लोग रोते हुए आएंगे और हंसते हुए जाएंगे, उनकी इतनी इमीडिएट हीलिंग होगी सर। और सर बिल्कुल पत्री सर की बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर लोग इतनी इतनी क्रॉनिक बीमारियों के साथ आते हैं, पर जब वो लगातार किंग्स चैम्बर में बैठकर ध्यान करते हैं, विद इन 40 डेज उनकी रिपोर्ट चेंज हो जाती है। हमारे पास सब लोगों की रिपोर्ट्स भी हैं। कईयों ने अपने गॉल ब्लैडर के किडनी स्टोन्स ठीक किए, गॉल ब्लैडर के स्टोन्स ठीक किए, कई फीमेल्स ने अपने यूट्रस का कैंसर हील किया है सर। कईयों को किस तरह का कैंसर था वो हील हुआ है। हमारे पास सब रिपोर्ट्स है कि लुधियाना पिरामिड इज द बेस्ट फॉर हीलिंग। तो सर थैंक यू टू पत्री सर फॉर दिस। ग्रेट टू नो। सो थैंक यू मैडम जी, आप अपने कंप्लीट आप जो स्पिरिचुअल जर्नी है विद PSSM और विद पत्री सर, बहुत ही विस्तार से आपने शेयर किया है हमारे साथ। और हम ये जानना चाहते हैं, जो पत्री सर ने पिछले 30 सालों में कई कॉन्सेप्ट दिया है, कई हजारों कॉन्सेप्ट दिया है, सो उन कॉन्सेप्ट्स में आपको कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा? सर सबसे अच्छा मुझे लगता है वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। अप्पो दीपो भवा। वाह। तो क्या हम ये जान सकते हैं हाउ कैन वी क्रिएट अवर रियलिटी? यस सर। सर ये ना सर की एक पहले सर ने जब बोला वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, मुझे सर की बात समझ नहीं आई कि हम कैसे अपनी रियलिटी से करते। सर ने बोला आप अपने पेरेंट्स भी चूज करके आते हो, आप अपनी लाइफ के हर सर्कमस्टांस चूज करके आए हो, आप अपना स्क्रिप्ट खुद लिख कर आए हो। तो मुझे समझ नहीं आया, अगर मेरे को अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखनी होती तो मैं ये चैलेंजेस क्यों लिखती अपनी लाइफ में, है ना। तो मैं तो अपने लिए बहुत इजी लाइफ लिखती। तो मेरे को सर की ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई पहले। तो मैंने इस पे बहुत मेडिटेट किया सर, और मेरे पास सेथ विजडम की किताब आई मेरे हाथ में, सेथ स्पीक्स। उसमें भी उन्होंने बोला कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। तो सर मेरे को पत्री सर की चीजें समझ आने लगी। और सर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी ये चीजें मेरी लाइफ में कहाँ से चेंजेस आई। 2018 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी सर। हम टर्की में थे, हम लोग घूमने के लिए गए थे सर। तो वहां पे मुझे लगा कि एकदम से मेरी लाइफ में एक यू टर्न आ गया। तब से मेरा एक टॉपिक लाइफ आफ्टर डेथ जो है टॉपिक है ना, मेरे लिए बहुत क्लोज टू द हार्ट हो गया कि ये मैंने चैलेंजेस कैसे चूज किए, ये मैंने कहाँ ये स्क्रिप्ट लिखी अपने लिए। तो सर मैं इसके ऊपर डीपली, और सर की चीज बातों को डीपली इसके ऊपर मैंने बिल्कुल 1 साल 2018 का मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद इसके ऊपर पूरा कंसंट्रेट किया। तो सर मुझे बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी आई कि कैसे हम लोग ये चीजें अपने आप लिख कर आते हैं। हम माँ के गर्भ को भी चूज करते हैं, अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी चूज करते हैं, और हमारे पास फ्री विल भी होती है कि हम अब उस पर चलना चाहते हैं, उन चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं। और कई बार हम बहुत रोते हैं, चिल्लाते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों। हम हमेशा अपने आप को विक्टिम मोड में रखते हैं। पर जब चीजें समझ आती है तो लगता है नहीं, जब तक हम चैलेंजेस फेस नहीं करेंगे ये चीजें, हम आगे, हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारी ग्रोथ के लिए हमने खुद लिख कर आए हैं। सर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी लाइफ में कोई एक बहुत टफ व्यक्ति है, मान लो कि जिसकी वजह से हम कई बार हमें लगता है मेरी लाइफ में ये व्यक्ति क्यों है, तो हमें ये समझ आता है वो व्यक्ति हमारी ग्रोथ के लिए वो चैलेंजेस लेकर आया हमारी लाइफ में। तो हमें उस व्यक्ति से नफरत नहीं करनी सर, उसका ग्रैटिट्यूड शो करना है कि वो मुझे टफ, रफ एंड टफ बना रहा है, उस चैलेंजेस को आगे पार करने के लिए मुझे शक्ति दे रहा है ना। तो सर ये चीजें वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी मुझे मेरा सबसे प्रिय सब्जेक्ट बनता गया। तो ओके। सो जब आपने कहा आई एम क्रिएटिंग माय ओन रियलिटी, सो जैसे आपने कहा हम उसको अच्छी तरह से क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? सो इज देयर एनी अदर इम्पैक्ट्स ऑन आवर लाइफ? ऐसा कौन सा इम्पैक्ट है कि हम अपने आप को ये रोकते हैं कि मैं मेरे रियलिटी कुछ मुश्किलों से गुजरना,
कुछ कठिनाइयों का सामना करना, कुछ दुश्मनी झेलना, कुछ बीमारियों का पाना, तो ऐसा क्यों क्रिएट करूंगा मैं? सो व्हाट इज द अदर इम्पैक्ट्स? इज देयर एनी अदर इम्पैक्ट्स ऑन आवर रियलिटी? हाँ जी सर, कई बार क्या होता है, जब तक हमारी लाइफ में ध्यान नहीं आता ना सर, मेडिटेशन नहीं आता, तो हम एक हर चीज के लिए जैसे हम कहते हैं एक बच्चा रोता रहता है, चिल्लाता रहता है ना, हम एक विक्टिम मोड में रहते हैं। पर जब समझ आ जाता है ना सर, फिर हम कंप्लेनिंग और ब्लेमिंग छोड़ देते हैं। हमारी लाइफ में एक एक्सेप्टेंस आ जाता है कि अगर ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी है तो मेरे को इसको फेस करना है। और सर वो फिर वो प्रॉब्लम्स नहीं लगती हैं, वो चैलेंजेस नहीं लगते हैं, वो लगता है कि अब हमें इस चीजों को फेस करने के लिए स्ट्रेंथ है, करेज है। और सर हमारी फ्री विल भी हमारे साथ रहती है। मान लीजिए अगर मैं मेडिटेशन में नहीं आती तो मैं अपने आप को या दूसरे फैमिली मेंबर्स को ब्लेम करती रहती है ना, कि मेरी लाइफ में बीमारियां हैं, मेरी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस है, ये फैमिली मेंबर्स की वजह से है। पर अब मैंने क्या चूज किया कि मैं अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लूंगी, मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना। तो मैं अगर ध्यान से अपने आप को और पॉजिटिव आउटलुक से इन चैलेंजेस को कोई भी चैलेंजेस नहीं है, ये हमारी लाइफ में सिखाने के लिए चीजें आई हैं। तो सर मैं अपनी फ्री विल से उसको अगर मैंने चूज किया कि मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगी, जैसे कि, तो मेरे को ब्लेम कंप्लेन में नहीं रहना, मुझे एक्सेप्टेंस में रहना है, खुश रहना है। और खुश रहकर भी मैं इस आगे बढ़ सकती हूँ, तो मुझे क्यों रोना है इस चीज के लिए। तो हम अपनी लाइफ का वो चीजें चेंज कर सकते हैं, हम उस पॉजिटिव आउटलुक के साथ वो चीजों को, वही सर्कमस्टांसेस रहेंगे सर, क्योंकि हम लिख के आए हैं, स्क्रिप्ट लिख कर आए हैं, रचना को लुधियाना में ही जाना है और पंजाब में ही रहना है, तो मैंने चूज किया पंजाब को ना, जबकि मुझे पंजाबी बोलना भी नहीं आता सर, फिर भी मैंने पंजाब को चूज किया। तो उसके ऊपर जो अपने रियलिटी के ऊपर अपने कुछ पिछले कर्म का प्रभाव होता है क्या? सर पिछले संस्कार भी हमारे काम करते हैं। अगर मेरे पिछले संस्कारों में सर कहीं ना कहीं अगर चोरी के संस्कार हैं मेरे, या कुछ ऐसे संस्कार हैं जो मैं अब इस लाइफ टाइम में भी लेके आई हूँ, कहीं ना कहीं वो चीजें आपको इस लाइफ टाइम में भी अट्रैक्ट करेंगी। पर फिर अब आपके पास फ्री विल भी है कि मुझे अब उसी ट्रैक पे दोबारा जाना है, कि मुझे अपने आप को चेंज करना है। हमारी एक सोल की आवाज आती है, सोल लेवल पर भी हम जा सकते हैं, कि जहां आपको गाइडेंस मिलती है कि अब आपको न्यू पाथ पर जाना है, कि आपको वही चीजें पैटर्न्स जो है आगे कंटिन्यू करने हैं। तो जब मेडिटेशन से हम अपनी सोल के साथ कनेक्ट होना सीख जाते हैं, अपनी इनर वॉइस सुनने लग जाते हैं ना सर, तो हम हमेशा एक न्यू पाथ, अच्छा पाथ चूज करने की कोशिश करते हैं कि अब मुझे न्यू पाथ पर चलना है, मुझे ये वाले पैटर्न्स पर नहीं चलना, इनको ब्रेक करना है। कुछ कार्मिक संस्कार भी होते हैं सर, कार्मिक संस्कार की वजह से आपके वही फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो आपको समझ आ जाता है कि इस टाइम पे भी अगर मैंने इनके साथ कुछ गलत किया है, तो इस लाइफ टाइम में वो मेरा बेटा बनकर आया है, या कोई फैमिली मेंबर बनकर आया है, या मेरी मदर इन लॉ बनकर आई है। अब मुझे इनके साथ कैसे टैकल करना है, मुझे कैसे लव एनर्जी से अपना रिलेशन चेंज करना है। अगर मैं फिर वही गुस्सा करूंगी उनके साथ, उनको इग्नोर करूंगी या उनको रूड वर्ड्स बोलूंगी, तो सर फिर नेक्स्ट टाइम पे फिर मैं सर इसको आगे कंटिन्यू करूंगी, तो मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना। अगर कंटिन्यू नहीं करना अगर मुझे कंटिन्यू नहीं करना तो सर, तो मुझे ही ये पैटर्न्स ब्रेक करने पड़ेंगे, तो मुझे अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, अपनी लव एनर्जीज इनको सेंड करनी पड़ेगी। एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाता है मेरी लाइफ में, अगर ये बच्चा है, अगर वो पिछले जन्मों में मैंने इसका कुछ लिया है, वो अब मुझसे लेने के लिए वापस आया है ना, तो सर वो कहीं ना कहीं कार्मिक पैटर्न्स भी हमारी लाइफ में होते हैं। तो अगर हम ये जानते हैं कि we are creating our own reality by our thoughts, by our actions, by our deeds, and there is nobody is there to interfere in our reality. अगर ये सही है, then why we are seeking the help of other masters from other worlds? और यहाँ पे कोई ये कह रहा है कि I'll conduct the session and I'll clean your karmas. क्या ऐसा हो सकता है? मैं आपके पूरे कर्मास में क्लीन कर दूंगा, मैं आपके पूरे सातों चक्रास में क्लीन कर दूंगा। जस्ट यू हैव टू अटेंड माय सेशन, आई विल गिव यू एनर्जी, मेरी एनर्जी के जरिए आपके पूरे चक्र क्लीन हो जाएंगे। So please give some clarification, मैडम जी।
हाँ, ये हम एक सर अज्ञान से पूछ रहे हैं, मैं उतना ज्ञानी नहीं। सर अगर जो कोई ऐसा बोलता है ना, वहां से भाग जाना चाहिए। 100 सोनार की 1 लोहार की, हो गया, खत्म, खेल खत्म। पत्री सर ने हमें यही सिखाया सर। अगर चाहते तो पत्री सर भी हमारी कर्मास क्लीन कर सकते थे, है ना सर। उन्होंने यस, हमें चलना क्यों सिखाया? उन्होंने बोला कि मैं आपको ध्यान सिखा सकता हूँ, है ना, मैं यस, आपको चलना सिखा सकता हूँ। चलना आपको खुद पड़ेगा सर। अगर मेरे को भूख लगी है सर, खाना मैं खाऊंगी तो मेरी भूख मिटेगी सर। अगर नरेंद्र अंसूरी सर खाना खाएंगे तो रचना की भूख मिटने वाली नहीं है सर। नहीं ना तो मैडम, मैंने बहुत बार कोशिश किया पैसे बचाने के लिए। लेकिन नहीं हुआ वो। सर जो ये बोलता है ना सर, हमें उनको पर बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए, वहां से भाग जाना चाहिए सर। हमें अपना कार्य खुद करना होगा सर। अगर कोई कहता है मैं आपके चक्रास क्लीन कर सकता हूँ, मैं आपके कर्मास क्लीन कर सकता हूँ, सर बिल्कुल गलत बात है। और हमें किसी के कर्मास में इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए सर। जब मैंने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, मैंने रेकी सीखी थी सर पहले। ओ, ध्यान में आने से पहले मैंने रेकी सीखी थी। तो जब रेकी सीखी थी सर, तो हम व्हाइट लाइट को कॉल करते हैं, उससे हीलिंग लेते हैं। तो सर मैं बहुत एक्साइटेड थी। और उससे क्या किया, तो मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को, मेरी एक दादी सास थी, उनको हीलिंग देना शुरू किया। और उनके घुटनों को बहुत आराम मिलना शुरू हो गया सर। और उससे क्या हुआ, थोड़े दिन बाद मेरे घुटनों में पेन आना शुरू हो गया। वाह, और क्योंकि मैंने उनके कर्मा में इंटरफेयर किया, तो मुझे समझ आया कि सर जब ध्यान में आई कि हम जब किसी के कर्मास में इंटरफेयर करते हैं तो उनके कर्मास हमें लेने पड़ते हैं। क्योंकि हर कोई अपने अपने चैलेंजेस को खुद, कुछ कर्मास की वजह से फिजिकल प्रॉब्लम्स में है, कोई मेडिसिन खा रहा है क्योंकि उसने कुछ कार्मिक पैटर्न्स है इस कारण। तो सर हम किसी के कर्मास में हमें हीलिंग कर कर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें उसके कर्मास लेने पड़े। हम किसी के चक्रास क्लीन नहीं कर सकते सर, क्योंकि चक्रास कोई ऐसी बात नहीं है, वो स्थितियां हैं, 7 स्थितियां हैं। वो ध्यान से हमें एक एक स्थिति से ऊपर जाना है, सहस्त्रहार तक जाना है, मूलाधार से निकलना है, स्वादिष्टान तक पहुंचना है, मणिपुर तक पहुंचना है, हृदय चक्रा तक पहुंचना है सर। ये स्थितियां हैं, ये कोई चक्रा क्लीनिंग ऐसे नहीं हो जाती। हर एक स्थिति से गुजर कर, एक बेबी सोल से, इन्फेंट सोल से हमें एक मेच्योर सोल तक, एक निर्वाणिक सोल तक पहुंचना है। ये 7 चक्रों की जर्नी है कि कोई कपड़ा मारेगा और साफ हो जाएंगे आपके चक्रास। तो जो ये बोलते हैं सर, वहां से भाग जाना चाहिए। ये मेरी सबको एक जेन्युइन सलाह है। मैंने एक ये सुना कि आपके 7 चक्र क्लीन हो जाएंगे केवल 1500 रुपए में। तो सर आज तो मैं व्यूअर्स को यहाँ पर कहना चाहूंगी पीएमसी जयपुर के माध्यम से, प्लीज आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जागिए, जागरूकता में रहिए, होश में रहिए। आपको आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेनी होगी। किसी भी झूठे वादों में मत जाए। आनापानासती ध्यान करें। ध्यान से अपने आप चीजें ठीक क्लीन हो जाती है, हमारे कर्मों का बोझ अपने आप साफ हो जाता है, हमारे 7 चक्र अपने आप सक्रिय हो जाते हैं, ऊर्जावान हो जाते हैं। पत्री सर ने हमें कभी भी ये चीजें नहीं सिखाई हैं। हमें उनकी 18 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। 18 प्रिंसिपल्स मीन्स पत्री सर। तो आप पत्री सर के बताए गए 18 प्रिंसिपल्स को फॉलो करें और व्यर्थ की बातों में अपना समय नहीं गवाएं। आनापानासती ध्यान से हम कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू मैडम जी, आपने तो हमारा बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिया। आनापानसति, पत्री जी हमेशा यही बोलते हैं कि आपके श्वास के ऊपर आपके विश्वास रहना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा हो गया, अपने श्वास के ऊपर से अपना विश्वास उड़ गया। किसी अंधे की चीजों के ऊपर विश्वास ज्यादा होने लगा। और ऐसा हो गया कि कोई आके मुझे हील करे, आप उसके सामने घुटनों में बैठ के उसको भीख मांग रहे हैं मुझसे। इससे पहले देवी और देवताओं को वो लोगों के सामने बैठ के भीख मांगते थे। पति सर हमेशा यही कहा कि यू आर नॉट अ बेगर बट अ गॉड। आपको किसी भी के सामने झुक के कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। देन व्हाई वी आर बिकमिंग बेगर्स? इवन बुद्ध ने कहा,
सब्बम परवसम दुखम। सो पर के वश में रहना दुख होता है। वी हैव टू लिव इंडिपेंडेंट लाइफ। लेकिन मुझे कोई आके मुझे ये करे, कोई आके मुझे वो करे, कोई मुझे हील करे। अगर मेरा सर में दर्द हो रहा है, then I'll sit in meditation. I invite all that masters. सबको आके मेरे सर का दर्द कम करना है। इसके बजाय 1 रुपए की गोली ले तो सर का दर्द कम हो जाएगा। उसके लिए इतने सारे लोगों को डिस्टर्ब क्यों करना? और पत्री जी, he never invites anybody. आपने कभी ये सुना, कभी पत्री सर किसी को इनवाइट किया है? So please explain this in few words. हाँ जी सर, पत्री सर ने कभी भी किसी मास्टर को इन्वोक नहीं किया, किसी को नहीं बुलाया। सर ने बोला कि जब हम ध्यान करते हैं मास्टर्स अपने आप जुड़ जाते हैं, पर हमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। सर हम क्यों उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं? मास्टर्स अपना इतने एस्ट्रल वर्ल्ड्स में इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, तो वो हम हेडेक के लिए एक एक मास्टर को तंग कर रहे हैं। सर ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। हम ध्यान से अपने आप को हील कर सकते हैं। हीलिंग पावर्स हमारे अपने अंदर है ध्यान के माध्यम से। मैं आप लोगों को बार बार ये बताना चाहूंगी कि आप लोग होश में आइए, जिए, बुक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़े और लोगों पे डिपेंडेंट होना छोड़ दीजिए। जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो हमारी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, हमारा ऑरा में बहुत सारी कमियां आ जाती हैं। तो हम ध्यान कर कर, आनापानासती ध्यान कर कर, और पत्री सर क्या कहते हैं, पत्री सर की वीडियोस देखिए, पीएमसी हिंदी में जाइए, पीएमसी के हर जगह पत्री सर की वीडियोस है। आप पत्री सर की वीडियोस को ध्यान से समझिए, पत्री सर के कंसेप्ट समझिए। वाक क्षेत्र पे सर ने बहुत अच्छा लिखा है। सर ने अपने श्वासों पर अपोदीपो भाव पे सर ने बहुत अच्छा किया। तुलसी दल सर की इतनी अच्छी किताब है जो कि हिंदी में भी ट्रांसलेट हो चुकी है। उसमें सर ने बहुत सारे कंसेप्ट बताए हैं तुलसी दल में। तो हमें सर के साथ जुड़ना है, हमें किसी की बातों में नहीं आना और डिपेंडेंट नहीं होना आर्टिफिशियल चीजों पर। तो मैं आप लोगों को बार बार यही कहना चाहूंगी, अपने सांसों पर विश्वास रखें, अपने आप पर विश्वास रखें। जब तक अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। तो अपना फायदा मत उठाने दीजिए दूसरों को। ध्यान से आप सब कुछ कर सकते हैं, अपना दीपक आप खुद बन सकते हैं। हम तभी बार बार आपको कह रहे हैं कि अपो दीपक भव, अहम ब्रह्मास्मि। पत्री सर कहते हैं यू आर गॉड, आई एम गॉड, यू आर गॉड। तो हम उन चीजों को अपने जीवन में उतारे और वहम में ना पड़े। हम तो आपको एस्ट्रोलॉजी से भी बाहर लेके आना चाहते हैं कि वो सारे जो ग्रह है, हम नक्षत्र की बात करते हैं, वो सब हमारे अंदर है। जब हम ध्यान करते हैं तो वो हर एक नक्षत्र जो एक, हम अगर 2.5 घंटे ध्यान करेंगे तो पूरी, हम जैसे एक अर्थ रोटेशन लेती है, हम ध्यान में 2.5 घंटे में अगर एक सीटिंग में बैठेंगे तो हम पूरे नक्षत्र ग्रहों को अपने आप क्लीन कर सकते हैं। आपको किसी भी ज्योतिषी के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ट्रस्ट योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, यू आर गॉड। थैंक यू मैडम जी। सो पत्री सर हमेशा यही कहते हैं कि अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम्स है तो वहां पे वास्तु दोष नहीं है, आपकी वासना का दोष है। तो पहले उसको वो चेक कीजिए। कोई भी आपके घर आए तो हमेशा यही कहेंगे उधर तरफ से ये सही करो, इधर तरफ से यही सही करो, लेकिन वो ये कोई भी ये नहीं बोलेगा कि आप अपने आप को सही करो। तो पहले हम अपने आप को वहां पे सही करना चाहिए, then everything will become normal. So हमको ये जानना चाहिए कि what we are facing today, अच्छा हो या बुरा हो, I create my own reality. जैसे आपने कहा we are creating our own reality. यहाँ पे एक लाइन मुझे जो सेठ ने कहा वो मुझे याद आती है। I want some clarification on that. सेठ ने ये कहा, आपकी आत्मा को किसी के भी मार्ग निर्देश की जरूरत नहीं है। आपकी आत्मा सब जानती है और आपके अंदर सब कुछ है, ज्ञान है। आपको किसी के भी मार्ग निर्देश की जरूरत नहीं है, आप स्वयं भगवान हो। No guidance is needed for your soul. Your soul knows everything and you are the God. ऐसे सेठ ने कहा। So please share your opinion on these words.
सर सेठ मास्टर ने बिल्कुल सही कहा। पहले ये इस बात समझ नहीं आती थी, सेठ विजडम थोड़ा लेट समझ आता है सर, तो मुझे भी थोड़ा लेट समझ आया सेठ विजडम। पर जब आप समझ आ गया सर, क्योंकि जब हम मेडिटेट करते हैं ना सर, हम नो बॉडी स्टेट से हम अपने आप के साथ जुड़ते हैं ना सर, तो जब हमें सोल के पास पूरा विजडम है, पूरा ज्ञान है, पिछले जन्मों का भी सर, हम कितनी पास्ट लाइफ देखते हैं जब हम ध्यान में आते हैं, तो हमें उससे भी बहुत सारी क्लैरिटी आती है। तो वो पास्ट लाइफ में किसी ने हमें गाइड थोड़ी किया है कि आप पास्ट लाइफ में जाइए या किसी थेरेपिस्ट की तरह। हम सर अपने आप जब राइट टाइम आता है तो सोल आपको उस चीज से गाइड करा देती है कि अब आपको इस चीज की क्लैरिटी चाहिए, तो वो चीज आपके आगे अपने आप आ जाती है। राइट टाइम पे सोल आपको वो विजडम अपने आप दे देती है सर। तो मैं यहाँ अपने आप के साथ सर, देखो अभी लाइफ में भी जब कभी हम अपनी डोमेस्टिक लाइफ में होते हैं, कई बार बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो मैं सिर्फ एक ही सोल्यूशन है सर मेरे पास, मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ और उसका आंसर मांगती हूँ कि मुझे अब यहाँ पर क्या एक्शन लेना है, मुझे क्या करना चाहिए। और सर जब मैं ध्यान में बैठती हूँ, आप मानेंगे नहीं, मेरे सोल के पास पूरा विजडम है। हर किसी के पास है सर, पर हम टाइम नहीं है हमारे पास अपने आप कनेक्ट होने के लिए। हमें जो हमें लगता है कि कोई कनेक्ट होके चैनल करके मैसेज हमें दे दे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कौन 2.5 घंटे ध्यान में बैठेगा, कौन 1 घंटा ध्यान में बैठेगा सर। हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं सर, है ना। तो वो लाइफ में शॉर्टकट्स कुछ भी नहीं है सर, हमें अपने आप के साथ कनेक्ट होना होगा। तो सोल पूरी किताब खोल देती है सर, आपका सोल विजडम सारा आगे आ जाता है, हर प्रश्न का उत्तर हमें अंदर से मिल जाता है। नो शॉर्टकट। ग्रेट मैडम जी। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, हम सबको ये जानना चाहिए, बी इन अवेयरनेस। क्योंकि ऐसा हो रहा है, कोई आके बोल रहा है कि ऊपर से नीचे तक चक्रासन क्लीनिंग कर रहा हूँ। पहले वो आग्नेय चक्र क्लीन करेंगे, उसके बाद विशुद्ध करेंगे, उसके बाद अनाहत करेंगे। लेकिन व्हाट इज दैट, वो क्या कर रहे हैं, वो जिस चैनलिंग में पहले सहस्त्रार को ओपन करेंगे वो लोग। अगर सहस्त्रार ओपन हो गया तो what is necessary to clean these chakras? या Please throw some light on this topic, ma'am. यस सर। सर चक्रास, पत्री सर ने एक बार हमें समझाया था चक्रास क्या है। सर ने बोला था चक्रास स्थितियां हैं। जैसे अगर हम मूलाधार में रहते हैं, हम हमेशा फ्यूचर में रहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो फ्यूचर में रहते हैं, फ्यूचर में क्या होगा क्या होगा। तो सर बोलते हैं समझ लेना चाहिए कि ये अभी मूलाधार में ही है। और सर जो स्वादिष्ठान में रहेगा वो अपनी सेक्सुअल लाइफ में इन चीजों में रहेगा। जो मणिपुर में रहेगा सर, वो थोड़ा सा सोसाइटी में आएगा। जो हार्ट चक्रा में रहेगा वो लव एनर्जीज में रहेगा। थ्रोट चक्रा में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो सर जैसे एक इन्फेंट बेबी होता है, वो हमेशा सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसको दूध पिया सो गया, तो वो मूलाधार में है ना। तो सर थोड़ा सा बेबी सोल होगा, वो स्वादिष्टान में आएगा। तो थोड़ा सा टीनेज आ जाएगा तो वो मणिपुर सब आ जाएगा। तो सर ये स्थितियां हैं। तो जब हम सहस्त्रार में आते हैं, हम हमेशा क्रिएटर के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो जो स्थितियां, अगर हम बिना स्थितियों के एक एक करके ऊपर जाएंगे सर, अगर हम हमेशा उसके कनेक्टेड रहेंगे और हम अपना, हमारा क्या बैलेंस खराब हो जाएगा। हम अपनी डोमेस्टिक लाइफ में, डे टू डे की लाइफ में नहीं रह पाएंगे। हम पहाड़ों, अगर सीधा सहस्त्रार खुल गया तो हम तो पहाड़ों में चले जाएंगे, हिमालयस में चले जाएंगे, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर भाग जाएंगे। तो सर टाइम के अनुसार, समय अनुसार हमें एक एक स्थिति को पार करना है, एकदम से सहस्त्रार में नहीं जाना। तो यहाँ पे मैं व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि एकदम भी सहस्त्रार तक नहीं जाना। अगर हम फैमिली लाइफ में है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को भी फॉलो करना है, मध्य मार्ग में रहना है। तभी पत्री सर हमेशा कहते हैं मध्य मार्ग, बैलेंस बनाकर चलिए। तो अपनी Yes. फैमिली लाइफ को भी देखना है, स्पिरिचुअल लाइफ को भी देखना है। तो सहजता से चलिए, एकदम सहस्त्रार तक मत पहुंचे। ध्यान से अपने आप एक एक करके स्थितियों से आप ऊपर अपने आप पहुंच जाएंगे। अलग से खुलवाने की, क्लीनिंग करवाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थैंक यू मैडम जी। सो संसार में ही निर्वाण, ज्यादा ध्यान नहीं करना चाहिए। पत्री सर हमेशा ये कहते हैं कि जिंदगी में सब कुछ होना चाहिए। थोड़ा सा खेल होना चाहिए, थोड़ा सा व्यापार होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, और सज्जन सांगत्य होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए। एवरीथिंग, लाइफ एक खेल होना चाहिए, संगीत, नृत्य, खेल, सब कुछ होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और आपकी जो इतने करीबन 17 साल
की जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी में आपको ये क्या लगता है कि ध्यान किस लिए करना चाहिए? सर जैसे कहते हैं ना आर्ट ऑफ लिविंग, ध्यान के बाद आर्ट ऑफ लिविंग आ जाता है आपको, क्योंकि अब मेरे को लग रहा है पहले वाली रचना जीने के लिए जी रही थी सर, है ना। क्योंकि ध्यान से आने के बाद मेरा फैमिली लाइफ में भी बैलेंस आ गया, स्पिरिचुअल लाइफ में भी बैलेंस आ गया, सोशल लाइफ में भी बैलेंस आ गया। पहले मेरे को अपने आप को एक्सप्रेस करना भी नहीं आता था, ध्यान से कितनी चीजें आई है सर। मेडिटेशन करने से, आपको बुक्स पढ़ने से, स्वाध्याय करने से, पिरामिड एनर्जी को लेने से, बल्कि हर चीज को बैलेंस करना आ जाता है सर। असली मायने में जीना क्या होता है सर, मुझे अब समझ में आया। पहले के जो मेरे 40 इयर्स थे वो तो मैंने सिर्फ जीने के लिए जिए। मेडिटेशन में आने के बाद जो बात के दिन थे सर, 17 साल है ना, ये मेरी लाइफ के बेस्ट इयर्स है। तो सर अब मैं पूरा इंजॉय करती हूँ, पल में प्रेजेंट मोमेंट में रहती हूँ सर। अब मैं पहले मैं जाकर फ्यूचर में रहती थी, या पास्ट में तब मुझे किसी ने ऐसा कहा था, अब मैं उसको माफ नहीं करूंगी। अब सर ऐसी कोई चीजें नहीं है, आज का दिन अच्छा गया तो कल का दिन भी मेरा अच्छा ही जाएगा। मैं हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर दिया, और जब प्रेजेंट मोमेंट में रहती हूँ सर तो मेरा बेस्ट दिन रहता है हमेशा। तो नो पास्ट नो फ्यूचर, ऑलवेज इन प्रेजेंट मोमेंट। तो आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, ये मैंने इस 17 सालों में ही सीखा है सर। उससे पहले दूसरी रचना थी, अब ये नई रचना है। Yeah, that's great, madam. So life will become celebration when you are in meditation. Yeah. So for that we need transformation, not only information, but we Yeah. are gathering information only, and that Yeah. information has to turn into transformation. So this is the most important thing. और ध्यान से, इसलिए पत्र सर हमेशा यही कहते हैं कि अनुभव ही ज्ञान होता है। Information is not knowledge. Information plus experience is equal to knowledge. Yeah. तो उसमें अनुभव मिलना चाहिए। और ये जो 17 साल से आपका जो अनुभव है ध्यान से, इट्स वेरी ग्रेट। आपने बहुत अच्छी तरीके से हमको समझाया, और आपने जो फॉलो कर रहे हैं, जो आप सेशंस ले रहे हैं, and we hope that everybody will get enlightenment through your messages. So thank you so much, रचना गुप्ता मैडम जी। So thank you so much। आपने इतना बड़ा विजडम शेयर किया हमारे साथ, बहुत सारे चीजों के ऊपर जो आपने लाइट डाला है, ये सभी लोग जाने, इस वीडियो को बार बार सुने। थैंक यू मैडम। Thank you so much, sir. Thank you.